न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। जहाँ कोई दलित देखा, निहत्था दलित देखा, मूंछ रख ली, घोड़ी चढ़ गया, पानी पी रहा, लेके मार दिया। जहाँ कोई मुसलमान देखा, टोपी देखी, दाढ़ी देखी, हिजाब देखा, मस्जिद देखी, मदरसा देखा, कुरान देखा, नमाज देखा, रोज़ा देखा, मुसलमानों पर यलगार चढ़ाई कर दी। मैंने भी मोदी जी को वोट दिया तो हमें लगा कि मोदी जी चाय वाले, हाय हाय हम किचन वाले, हमारी खूब गुजरेगी मिल बैठ के, जब मिल बैठेंगे दीवाने दो कि आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड रहेंगे। और मोदी जी ने जैसे ही कहा था कि वो काला धन वापस लेकर आएंगे और हर अकाउंट में 15 लाख जाएगा, कहने में फर्क नहीं पड़ता क्या, ना ठोक के कहते हैं। अगर आप एक अकेले सब पे भारी थे तो आप मांझी के पास क्यों जा रहे हैं, आप राजभर को क्यों बुला रहे हैं। OLX पे भी लोग इतना सामान नहीं डालते होंगे जितना बीजेपी ने भारत को ऑन सेल OLX में करके डाल रखा था। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। देश के अंदर इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में एक युद्ध का उद्घोष होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में एक दूसरे को टक्कर देने की एक जो हम देख रहे हैं दौड़ जो है वो शुरू हो गई है, तो अब देखा जाएगा कि आने वाले 2024 में इसका क्या कुछ फर्क पड़ता है। तो देखिए, इस पूरे मामले पे थोड़ी सी बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एमन रिजवी जी मौजूद है। एमन रिजवी जी, मैं कहूँगी आप यहाँ पर आइए और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो क्या कहेंगे मैडम, इंडिया वर्सेस एनडीए? शुक्रिया बहुत बहुत शालिनी पांडे। और पहले मैं अपना आगाज़ यहीं से करूँगी कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। यह अल्लामा इकबाल ने कहा था। ये भी उस वक्त कहा था जब अंग्रेज़ों की यहाँ पर सरकार थी और देश जो है वो खिन्न भिन्न हो रहा था और एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे थे, लेकिन एक मतलब आपस में एक साथ नहीं आ रहा। तब ये अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आई, अभी भी तुम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और आज वही नज़र आ रहा है। अगर आपको याद हो, NRC शुरू हुआ था तो NRC में मुसलमान बैठे थे और जब ये मोदी सरकार कही थी कि मुसलमानों को पकड़ पकड़ के देश से निकालेगी और हमें नेशनलिटी नहीं मिलेगी और हमें कह रहे थे कि हम भारत में घुसपैठे आए हैं, तो उस वक्त भी जब मैं एज ए स्पीकर स्टेज पे जाकर स्पीच देती थी तो मैं यही कहती थी, मैं पूरा का पूरा डेटा निकाल के ये कहती थी, जो भारतीय जनता पार्टी जो अपना को ही समझते कि जैसे मानो भारत में उसने 101% वोट लेकर सरकार बनाई हो, ना ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 33% वोट था। अगर हम भारत में 100% लोग रहते हैं, यानी 33% था, तो यानी कि 77% लोग और हैं भारत के। तो मेरा मानना तब भी ये था कि हम 33% को मानते ही नहीं कि वो कुछ हैं, उनको एक तरफ रखें। अगर हम 77% को एक करते हैं तो बहुत जल्दी हम भारत को इन लुटेरों से, इन चोरों से, ये जो देश फरोख्त कर रहे हैं, देश बराए सेल लगा रखा है, जो भारत को इन्होंने लिख रखा है फॉर सेल। OLX में भी लोग इतना सामान नहीं डालते होंगे जितना बीजेपी ने भारत को ऑन सेल OLX में करके डाल रखा था। तो अब ये कहिए कि हल्के 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 तमाम पार्टियों ने, तमाम कम्युनिटी ने ये वाली बात समझी और उनको लगा कि हाँ, अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो हम इन लोगों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इनसे भारतीय जनता पार्टी से कोई एक खास कम्युनिटी परेशान नहीं थी। ये मुसलमान भी परेशान थे, जवान भी परेशान थे, किसान भी परेशान थे, पहलवान भी परेशान थे, पंडित भी परेशान थे, पत्रकार भी परेशान थे, मतलब कोई तबका था ही नहीं। अभी आपने जिन तबकों की बात कही है, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि हम चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, इन सब की बात करेंगे, इन सब का मुद्दा रखेंगे। मुद्दा तो सेम बीजेपी के पास भी है, तो क्या कुछ नया करेगा विपक्ष, क्या कहेंगी? नहीं, देखिए, बीजेपी ने कहा और करा, कथनी और करनी में फर्क है। अभी मोदी जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने कहा कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश है वो वाली बात सही, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र चलता है वो बात अलग है। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं चलता। यहाँ पर जो भी संविधान की बात करता है, हमारा संविधान हमें क्या कहता है, कोई भी सरकार अगर मुल्क में चुनी जाती है मात्र 5 साल के लिए चुनी जाती है। हम जब अपना नुमाइंदा चुनकर लाते तो अपने लिए चुनकर लाते हैं कि वो हमारा विकास करेगा, हमारे महल्ले का विकास करेगा, हमारे शहर का विकास करेगा, एजुकेशन का विकास करेगा। विकास नहीं लगा इस देश के अंदर इन 9 सालों के अंदर, क्योंकि 9 साल बेमिसाल बोले गए। नहीं, बोलने में और करने में तो अलग है। आप देखिए कि रेलवे बेच दी, बेल बेच दी, पेट्रोल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब चीजें ऐसे फ्री के बेस से चले गए। और किस कदर यहाँ पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया, इतना तो 75 साल में भी नहीं हुआ। आप देखिए सन 2014 में हम भारत में सन 2014 से पहले मॉब लिंचिंग लफ्ज़ को जानते भी नहीं थे कि मॉब लिंचिंग होता क्या है। लेकिन मॉब लिंचिंग की फाउंडर भारतीय जनता पार्टी है। जहाँ कोई दलित देखा, निहत्था दलित देखा, मूंछ रख ली, घोड़ी चढ़ गया, पानी पी रहा, लेके मार दिया। जहाँ कोई मुसलमान देखा, टोपी देखी, दाढ़ी देखी, हिजाब देखा, मस्जिद देखी, मदरसा देखा, कुरान देखा, नमाज देखा, रोज़ा देखा, मुसलमानों
मुसलमानों पर यलगार चढ़ाई कर दी। तो इस तरह नहीं होता। भारत में भी मुसलमान कम से कम 18 से 20% रहते हैं, दलित भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। अगर आप बैक टू बैक आप कम्युनिटी को टारगेट करते रहेंगे, फिर उसके बावजूद आपने किसानों पर कितना जुल्म करा, जिस तरह आपने भी देखा दिल्ली की सरहदों पर पूरी हिंदुस्तान के किसान आकर 1 साल तक बैठे रहे और इस सरकार के निकम्मेपन ने 1000 किसानों को मार डाला। वो सर्दी से मरे, पुलिस के जुल्म से मरे, लेकिन वो तील काले कानून जो हैं वो सरकार ने वापस भी लिए, लेकिन अभी तक एमएसपी मजबूत नहीं हुई। मैडम जैसे ही कहा जा रहा है, देखिए अभी के लिए विपक्ष एक साथ आ गया, 26 पार्टियां एक साथ आ गई हैं, लेकिन ऐसे अलायंस तो 2014 में भी बने थे, 2019 में भी, लेकिन आए तो मोदी जी ही। नहीं, कोई नहीं बने थे, इस तरह नहीं हुए थे। अगर आप ये देखिए, अगर इस तरह के होते तो सन 2014 में जो मोदी जी हैं, जो 15 लाख का जुमला लेकर आए थे, तो भारत में कुछ ना कुछ लोग ऐसे थे जो उनको लग रहा था कि जो कांग्रेस की सरकार है ये गरीबों से मिलकर साथ नहीं चलती, गरीबों की बात नहीं करती, गरीबों की नहीं सुनती। और मोदी जी जिन्होंने कहा कि मैं चाय वाला हूँ, तो हम सबको लगा, इवन मैंने भी मोदी जी को वोट दिया, तो हमें लगा कि मोदी जी चाय वाले, हाय हाय हम किचन वाले, हमारी खूब गुजरेगी मिल बैठ के, जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, कि आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड रहेंगे। और मोदी जी ने जैसे कहा था कि वो काला धन वापस लेकर आएंगे और हर अकाउंट में 15 लाख जाएगा, तो 15 लाख का सिर्फ जुमला साबित हुआ। और वहीं वो हमारे तड़ीपार अमित शाह कहते चले आए, अरे वो तो जुमला था, ये तो चलता रहता, तो इलेक्शन में फेंकम फाकी चलती रहती। उसके बाद दूसरा गलत डिसीजन इन्होंने डिमोनेटाइजेशन का लिया कि काला धन खत्म कर रहे हैं, उससे भी काला धन खत्म नहीं करा इन्होंने, उससे एक उत्तर प्रदेश की सरकार में कब्जा करा, अखिलेश की सरकार को वहाँ कर उखाड़ के फेंक दिया ताकि वहाँ पर पैसा ना बटे, और इन्होंने तमाम की तमाम करेंसी को बैन कर दिया। उसके बाद 19 में ये एनआरसी लेकर आ गए कि देखो हम 19 में मुसलमानों को, घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बाहर कर देंगे। जो मेरे भोले भाले हिंदू थे उनको लगा हाँ वाकई ये जो मुसलमान है इनका पेच टाइट हो रहा है, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, सऊदी भेज दिया जाएगा, तो इन्होंने एक मुश्त हो गए, फिर बीजेपी को वोट दिया। 2024 में क्या रहेगा? आप कह रहे हैं ये मुद्दे 2014 और 2019 में गिनवाए, 2024 किस मुद्दे पर होगा? धर्म के मुद्दे पर होगा या फिर महंगाई के मुद्दे पर होगा, रोजगार के मुद्दे पर, किस पर होगा? देखिए मैम, इन्होंने करने की कोशिश करी थी, ये यूसीसी का एक नया जिन लेकर आए थे कि हम यूसीसी करेंगे, तो यूसीसी लेकिन इनका फ्लॉप हो गया, यूसीसी इनका चला नहीं। और दूसरी तरफ तो मैडम अभी तो बात हो रही है, कह रहे देश हित में लेके आएंगे ना, कब लेकर आएंगे? 24 के बाद लेकर आएंगे। सेशन तो अब चलने वाला है, इस मानसून सेशन में तो ये लेके नहीं आ रहे हैं, तो मानसून सेशन में नहीं लेकर आ रहे, तो उसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये डर गए, इनको पता चल गया है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन जो एक मजबूत स्थिति में आ रहा है और तमाम अपोजिशन इनके खिलाफ खड़ा हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी अब डर रही है, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है, तो वो छोटी मोटी पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी कहते हैं मैं अकेला सब पर भारी, कहने में फर्क नहीं पड़ता, ना ठोक के कहते हैं। अगर आप एक अकेले सब पे भारी थे तो आप मांझी के पास क्यों जा रहे हैं, आप राजभर को क्यों बुला रहे हैं? और ये देखिए कि जो एनडीए की मीटिंग हुई वहाँ पर सिर्फ मोदी जी बोलते रहे, 38 छोटे संगठनों को, पार्टी को लेकर इन्होंने करा। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने अधिवेशन बुलाया था बेंगलोर में, वहाँ पर 26 के करीब मेरे ख्याल से पार्टियों ने हिस्सा लिया, वहाँ पर हर पार्टी ने अपना अपना राय रखा, अपना मत रखा। और कमाल की बात है, जिस उसका जो एक नाम दिया गया, इंडिया नाम दिया गया, इंडिया नाम राहुल गांधी ने नहीं दिया, प्रियंका गांधी ने नहीं दिया, इंडिया नाम जो रखा वो ममता बनर्जी ने कहा कि उनको इंडिया नाम अच्छा लगता है, इंडिया वर्सेस एनडीए कर दो। तो राहुल गांधी ने फौरन और सबके साथ हाँ मोहर ठोक दी कि हाँ ये वाली बात सही है, आप अभी इस गठबंधन का नाम इंडिया रख देते हैं। तो आपको क्या लगता है वाकई जो ये विपक्षी दल है ये एक होके 2024 में मोदी सरकार को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि देखिए अगर विपक्ष अपने आप को मजबूत कर रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं एक प्लॉटिंग जो है बीजेपी पार्टी ने भी कर ली है, सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। कैसा मुकाबला देखिए आप इसको इंडिया और एनडीए मत बोलिए, आप इसको बोलिए कि 77 बनाम 33 का मुकाबला है। 77 एक तरफ हो गए और 33 एक तरफ रह गए, तो जाहिर सी बात है जहाँ मेजोरिटी होती है वही जीती है। 33% पे अगर मोदी जी बाकी जीत सकते हैं तो जीत के दिखाएं। जब डर किसी बात का नहीं है तो फिर इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों मचाई जा रही है? इतना डर क्यों लगेगा? बीजेपी पार्टी तो दो बार जीती है, बहुमत के साथ दोनों बार बेवकूफ़ी से जीती है, दोनों बार कॉम्युनल दंगों से जीती है, दोनों बार मुसलमानों के ऊपर और जुल्म करके जीती है कि मुसलमानों का पेच टाइट करे, कहीं ना कहीं इलेक्शन में ईवीएम मशीन में घोटालों से जीती है। इस बार जो ये मुकाबला हो रहा है ये 77 बनाम 33 का हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि हर बार मेजोरिटी जीती है तो इस बार भी 77% वाले जीतेंगे। ये कहा जा रहा है कि देखिए भैया यहाँ पर ये जो विपक्षी दल है ये खुद एकजुट नहीं, अभी तो ठीक है एकजुटता दिखा रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के अंदर हम देखें केजरीवाल जो है दिल्ली अध्यादेश को लेकर जब बिहार से वापस लौट आए थे या फिर वहाँ पर उनका एक गुस्सा दिखा था, वहीं हम देखते हैं कांग्रेस जो है, कांग्रेस और आप पार्टी की दिल्ली के अंदर किस तरीके से आपस में तू मैं एक तरीके से होती रहती है, लेकिन वहाँ जाके एकता दिखा रहे हैं। तो क्या ऐसे एकता चलेगी जब आप कई मुद्दों पर जब सहमत नहीं है? तो मैडम ये वाली बात अगर आप कह रही हैं ना, तो अगर आपको याद हो अभी मोदी जी ने कहा था हम यूसीसी लेकर आएंगे, जहां इनकी डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है मेघालय में। मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि
कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 60 विधायक हैं कि अगर आपने यूसीसी मेघालय में लागू करने की कोशिश करी तो इन 7 विधायकों के घर फूंक दिए जाएंगे। तो जहाँ आपके डबल इंजन की सरकार है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। गोवा में आपकी सरकार है, गोवा में भी आपके कंट्रोल में, गोवा में तो खुद एक कानून है कि वहाँ पर 2 बीवियाँ करी जा सकती है। अगर कोई औरत वारिस नहीं दे रही तो वहाँ पर आराम से कोई भी हिंदू मर्द दूसरी शादी कर सकता है। तो फिर यूसीसी आप अपने मुफाद के लिए मुसलमानों का पेच टाइट करने के लिए लेकर आ रहे थे। तो इनके कहने से कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं कि यूसीसी तो हम इसलिए ला रहे हैं, एक देश एक कानून के लिए ला रहे हैं ताकि सभी लोग कानून की नजर में एक हो। तो हम तो खुद चाहते हैं, मैं कह रही हूँ मुसलमान तो चाहता है कि एक कानून एक देश बनाए, क्योंकि मुसलमान जो है इस्लाम को फॉलो करता है। मुसलमान की किताब एक है कुरान, एक मुसलमान एक कुरान एक अल्लाह। हम तो ऑलरेडी यूसीसी वाले हैं, हम तो एक अल्लाह को मानते हैं, एक किताब को मानते। तुम्हारा क्या होगा? स्टेट बातें बदलती है, धर्म पहले बदल जाता है, भगवान अलग बदल जाता है। तुम्हारे हर स्टेट की लैंग्वेज अलग। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश का भगवान कोई और है, बिहार का कोई और है, कर्नाटक का कोई और है, बंगाल का कोई और है। तो सबकी आस्था अपनी अपनी अलग अलग है। तो आस्था जब अलग अलग तो आप कैसे बदलेंगे उस पर? आदिवासियों के यहाँ शादियाँ अलग तरीके से होती हैं। आदिवासी जितने भी शेड्यूल ट्राइब हैं ये तो हिंदू आते नहीं, सरना ग्रुप के जो आग की और प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ये साढ़े 11 करोड़ हैं। तो आप इस तरह सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते, इस तरह लागू नहीं हो सकता। दूसरी बात, जिस भारत में ऑलरेडी 2 कानून चलते हों, भारत के जो हमारे कानून है 2 कानून हैं, एक हमारा क्रिमिनल लॉ है, एक हमारा सिविल लॉ है। तो मोदी जी बताएं कि कौन सा कानून खत्म करेंगे? मुझे लगता है कि सिविल कानून को खत्म करने के चक्कर में और खाली क्रिमिनल कानून के तहत ये हर एक बेचारे मजलूम को पकड़ के जेल में डाल देंगे। तूने ये कहा था, तूने वो करा, तूने वो करा था। बात तो ये भी हो रही है, देखिए बीजेपी के पास तो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एमपी के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर बैनर लग चुके हैं। एक तरीके से मोदी वर्सेस जो भी अपोजिशन में खड़ी है पार्टी वो है। तो अब विपक्षियों के पास कौन सा चेहरा है ये बताइए। क्या हर कहा जा रहा है कि हर विपक्षी के अंदर हर कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या? नहीं तो ये वाला जो उड़च्चा वाले भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों पक रहा है? अरे जो भी प्रधानमंत्री बने, आपको तो पूरा यकीन है ना सन 2024 में आप बनेंगे। आप तो अपना जो काम कर रहे हैं, धर्म का धंधा, धर्म की दुकान सजाए जाएं। वो कोई भी बनाए, चाहे वहाँ पर राहुल बने, चाहे वहाँ पर ममता बने, चाहे वहाँ पर तेजस्वी बने, चाहे वहाँ पर नीतीश बने, कोई भी XYZ बने, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो पता ना आप इकलौता फेस है, तो आप अपने मजे फोड़ते रहे, मूंगफलियाँ छीलते रहे, रेवड़ियाँ बांटते रहे, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो नीतीश जी तो हम देख रहे थे कि अभी बेंगलुरु की बैठक में थोड़े थोड़े नाराज नजर आ रहे थे। नहीं तो किसी की तबीयत खराब भी तो हो सकती है। मतलब हर दफ़ा मोदी जी की तरह छिछोर गर्दी करते रहेंगे, है ना, हाथ हिलाते रहेंगे, ना पब्लिक नहीं होगी वहाँ भी हाथ हिलाएंगे, गाड़ी में अपनी लाइट लगाएंगे, ज़बरदस्ती प्लेन से उतर कैसे करेंगे, सामने कुत्ते का बच्चा भी नहीं है और मोदी जी पानी किसको नमस्कार कर रहे थे। तो इतना एक्सपोजर अच्छा नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको गरिमा में रहना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री पूरे मुल्क का बाप होता है। आप हमारे सबके बाप हैं, आप हमारी पहचान है। जब किसी मुल्क में आप जाके अनाप शनाप बोलकर आते तो वहाँ पर भारत की बदनामी होती है। तो मोदी जी इस तरह नहीं होता जिस तरह आप अगर सोच रहे हैं। विदेशों में तो मोदी जी नाम बढ़ा रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा है। जी हमने डंका देखा था, फ्रांस में हमने डंका देखा था। फ्रांस की पार्लियामेंट में आप ये देखिए कि किस तरह मणिपुर का मुद्दा उठाया गया। फ्रांस की पार्लियामेंट में किस तरह मुसलमानों का मुद्दा उठाया गया कि मुसलमानों को, एक खास कम्युनिटी को भारत में मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है, उनकी मसाजिद को तोड़ा जा रहा है। और किस तरह मणिपुर 3 महीने से झुलस रहा है, आग जल रही है, आपस में मैतई और कुकई ग्रुप में लड़ाई हो रही है। तो हमें तो समझ में नहीं आता वो कौन सा डंका है जो मोदी जी विदेश में बजा रहे हैं। हमारे पास जो न्यूज़ आती है हम तो देखते हैं हर जगह हमारा मुल्क जलील हो रहा है, हर जगह मोदी जी हमारे मुल्क की गरिमा को, हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को बदनाम कर आ रहे हैं। मैडम विपक्ष किस तरीके से एकजुट हो पाएगा? महाराष्ट्र का सीन हमने देखा, बिहार के अंदर देखा और अभी भी कई नेता जैसे हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए अब बिहार के अंदर भी फिर से एक बार महाराष्ट्र जैसा कुछ होने वाला है। तो ये तो सारे के सारे दल बदलू हैं, जहाँ पर मौका मिलता है वहीं जाकर चौका मारते हैं। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मात्र 33% वोट है और ये जो तमाम गठबंधन कर रहे हैं इनके पास 77% वोट है। 77% में से चलो 7% भी चला जाता है, 70% तो है। अगर भारत के 70% वोट, 70% आबादी एक साथ आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ये लोग आराम से ठोक देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अभी इंडिया वर्सेस एनडीए पर हमने एक चर्चा की। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है वो भी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल।